वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग पार्ट 2 आज पढ़ेंगे द 19th सेंचुरी 1815 से 1914। ठीक है, इस पार्ट में वी विल सी कि कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड क्या होता है, धीरे धीरे चेंज हो रही थी। 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर। वो सारी चीज़ें कैसे चेंज होंगी वो यहाँ पर अब हम बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग, इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। फर्स्ट क्या है? फ्लो ऑफ ट्रेड। फर्स्ट है आपका फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब गुड्स जा रहे हैं, कपड़े, गुड्स में क्या हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, खाने का सामान हो सकता है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड होता है फ्लो ऑफ लेबर। लेबर मतलब द पर्सन हु विल बी एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, या फिर किसी काम को करने के लिए। ठीक, तो फ्लो ऑफ लेबर मतलब दैट इज माइग्रेशन ऑफ पीपल in search of employment। देन थर्ड क्या होगा? कैपिटल फ्लो या फिर मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको बताया जब हम कैपिटल की यहाँ बात करेंगे इकोनॉमिक सेंस में, दैट इज मनी। ये नहीं कि आपका कैपिटल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो गया, वो चीज़ नहीं, दैट इज मनी। क्योंकि मनी क्या, फ्लो का क्या मतलब है, अब हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। ट्रेड का हो गया कि गुड्स यहाँ से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ से कोई प्रेशियस मेटल आ रहा है, एक्सचेंज हो गया। फ्लो ऑफ लेबर क्या हो गया कि लोग यहाँ पर हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, तो दे विल ट्राई टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन अदर रीजन, अनदर कंट्री, तो वो जाएंगे तो माइग्रेट करेंगे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल फ्लो का मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रिटेन टाइम में क्या किया था, इन लोगों ने कंपनी सेटअप करी और उस कंपनी में डायरेक्टर्स और जो वहाँ के लोग थे पैसा इन्वेस्ट करते थे। उस पैसे से ये लोग दूसरी कॉलोनीज़ में जाकर इन्वेस्टमेंट करते थे, काम करते थे, और वहाँ से जो रिटर्न आता था प्रॉफिट, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक तरफ से क्या हुआ, 100 रुपये लगाया, उस 100 रुपये से 1000 रुपीज़ बनाए, और जिन जिन ने 100 रुपये लगाया था उनको उनका डिविडेंड या जो भी उनका शेयर आता है वो उनको दे दिया, और बाकी बचे पैसे से, प्रॉफिट से फिर अपना काम एक्सपैंड कर लिया। इस तरीके का मतलब होता है कैपिटल फ्लो। देन interconnections could sometimes be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flows. तो लेबर माइग्रेशन, क्योंकि देखो होता क्या है, लेबर माइग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड इसलिए होता है कि सबको काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, कि अगर एक तरीके के सब लोग आ जाएंगे तो दे माइट फॉर्म अ यूनियन, एक ग्रुप बन सकता है और जो ओनर है उसका अगेंस्ट जा सकते हैं। तो बहुत दिमाग लगाकर ये कॉलोनाइजर्स ने और उस समय के जो ओनर्स थे ये लोग काम करवाते थे कि एक तरीके के सिमिलर लोग मिक्सअप ना हो पाएँ, अलग अलग रहेंगे। इफ़ दे विल बी डिवाइडेड देन दे कैन बी रूल्ड। तो वही जो पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल वाली। देन वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप्स। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग धीरे धीरे कि क्या चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप की, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। अब इसका मतलब क्या होता है कि यूरोप में धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगती हैं, और यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल यूरोप, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था यूरोप में। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसे चीज़ें हो गया था। अब आप देखो किसी भी कंट्री में तो ये होता है कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी हो खाने को लेकर। ठीक है, हमारे पास क्रॉप्स ऐसे हों, ग्रेन्स ऐसे हों कि वी कैन फीड आर पॉपुलेशन। बट यूरोप में ये चीज़ नहीं थी, ब्रिटेन में खासकर, क्योंकि ब्रिटेन वॉज द पाइनियर इन इंडस्ट्रियल यूरोप। ब्रिटेन जो था वो उस समय आगे चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन वॉज पाइनियर इन यूरोप।
तो ब्रिटेन आगे चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन में था कि टेक्नोलॉजिकली हमको कई सारी चीज़ें करनी है, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पर अगर फोकस करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए करेंगे, तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा, एक लोअर लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा कि इनके पास खाने को नहीं है, किसी के पास है, तो क्लासेस में वॉरफेयर चलता रहेगा कि हायर क्लास लोअर क्लास में, हायर क्लास उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है फॉर फूड, लोअर क्लास एक्सप्लॉइट हो रहे हैं फॉर फूड, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसा क्यों था कि खाने को उन्होंने बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो अब देख लेते हैं क्यों था। इसका पर्पस सिर्फ ये था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो अर्बन सेंटर्स भी एक्सपैंड करेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के बाद डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो उनको खाने के लिए भी चाहिए होगा। जब खाने के लिए चाहिए होगा तो हमको एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, और उतनी हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे ये होगा कि आपका जो है प्राइसेस बढ़ गए तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी और लोगों में लड़ाई चलती रहेगी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, लैंडेड ग्रुप्स जिनके पास लैंड थी, ज़मीन थी, वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि आपको कॉर्न का इंपोर्ट रोकना है, क्योंकि कॉर्न भुट्टा बहुत खाते थे। ठीक है, हाँ, तो कॉर्न को आपको प्रोडक्शन रोकना है, इंपोर्ट, प्रोडक्शन नहीं, कॉर्न का इंपोर्ट आपको रोकना है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉज, ताकि कॉर्न का इंपोर्ट रोका जा सके और जो यहाँ पर है उतने में ही हम लोग सस्टेन करें। बट इससे क्या होता है, जब इससे ये होता है कि इंपोर्ट जब आपने कॉर्न को किया और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब आपको इंपोर्ट नहीं करना है, तो आपके खाने की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आपकी कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट है नहीं और वो इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो लेबर्स को काम करने के बाद खाना चाहिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इनको लॉस को रिपील करना पड़ता है, इन लॉस को हटाना पड़ता है कि नहीं, हमको वापस से लोगों के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, कॉर्न लॉस जब हटते हैं तो फूड और चीपली इंपोर्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं वो इंपोर्ट से compete नहीं कर पाते हैं। इंपोर्ट से compete नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है, बाहर से कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से या ब्रिटेन की कॉलोनीज से, वहाँ पर वो चीपर रेट में अवेलेबल है, और जो ब्रिटेन में ग्रो किया जा रहा है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग जो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस करते हैं उनका लॉस होगा और वो चीप इंपोर्ट से compete नहीं कर पाएंगे। इसका एक रेलेवेंट एग्जाम्पल ये है कि चाइना के जैसे बने हुए सामान, अब आप देखते हो तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में आप देखते हो कि दिवाली में जो लाइट्स आती हैं चाइना वाली, वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन लाइट्स। क्यों, क्योंकि वो बहुत चीप लेवल पे बनी होती हैं, एक टाइम 2 टाइम चलती हैं, उसके बाद वो ख़राब, तो वो बहुत बेसिक होती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम लो क्वालिटी की होती हैं, लेकिन वो इतनी चीप होती है कि पीपल टेंड टू प्रेफर देम ओवर इंडियन मेड लाइट्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमको बस एक बार लगाना है, उसके बाद तो वैसे भी लाइट्स ख़राब हो जाती हैं। और होता भी यही है कि कई बार आप देखते हो कि लाइट्स आपने अगर नॉर्मल दूसरी भी ली हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं एक ही साल में, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम सस्ता वाला ही लेके काम ख़त्म करें। सेम ये चीज़ थी कि वहाँ पर भी इंपोर्ट सस्ता था और जो विद इन कंट्री प्रोडक्शन था वो ज़्यादा महंगा पड़ा, इसी वजह से वो लोग compete नहीं कर पा रहे थे। देन एज फूड प्राइसेस फेल, कॉर्न लॉस को अबॉलिश करने के बाद फूड प्राइसेस कम हो जाते हैं, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज़। अब जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे तो होंगे ही। जैसे मान लेते हैं अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपए की मिल रही थी और उसको खाने वाले 100 लोग थे, 100 में से 50 के पास 10 रुपए थे और ये 50 के पास सिर्फ 5 रुपए थे,
तो सिर्फ 50 लोग ही तो इसको खरीद सकते थे। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ का प्राइस हो जाता है 5 रुपये, तो जो पहले के लोग थे 50-10 रुपये वाले वो तो खरीद रहे ही हैं, और साथ ही साथ ये जो 50 लोग हैं जिनके पास 5 रुपये, ये लोग भी खरीद सकते हैं। तो क्या हुआ, प्राइसेस डाउन हो गए, कंजम्पशन राइज हो गया। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ के प्राइस कम होंगे तो लोग उसको ज़्यादा खाएंगे, मतलब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, खाएंगे नहीं। कोई भी प्रोडक्ट हो, अभी आप देखो कोई सेल लगती है, मिंत्रा पे सेल लगी है, H&M में सेल लगी है, आप लोग तुरंत जाओगे कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कुछ ले लेते हैं क्योंकि कम में मिल रहा है। तो वही सेम चीज़ है, प्राइस कम हुए, उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स एंड देयरफॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ब्रिटेन, मैंने अभी आपको बताया, पायनियर था इंडस्ट्रियल यूरोप में, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। तो जब तेज़ी से बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अब आप सोचो, जैसे कि अगर आपने अच्छा पढ़ लिया, अच्छी आपकी जॉब लग गई, फिर उस जॉब से आपने दूसरी जॉब को देखा, वहाँ पर आपके सैलरी डबल हो गई, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी था कि हायर इनकम हुई तो फूड की डिमांड बढ़ गई, तो फूड की डिमांड बढ़ेगी तो इम्पोर्ट भी उसका बढ़ जाएगा। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपैंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड्स। तो क्या होता है, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ सब जगह लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, और यहाँ पर सब जगह एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ब्रिटेन की जो फूड की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन पायनियर था, ब्रिटेन के पास पैसा था, तो लोग चाहते थे, पीपल वांटेड टू ट्रेड विद ब्रिटेन। देन रेलवेज चाहिए थे इसके लिए, ताकि हम लिंक कर सके एक रीजन को दूसरे रीजन से, पोर्ट से, है ना। देखो रेलवेज़ का काम आप इंडिया में भी देखो, जब ब्रिटेन ने रेलवेज़ बनाए किसी भी जगह पर, चाहे दूसरी कॉलोनीज़ में चाहे इंडिया में, उनका पर्पज़ ये नहीं था कि यहाँ के लोगों के लिए आसानी हो, उनका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम इंटीरियर एरियाज़ को, पोर्ट्स, है ना, पोर्ट्स जहाँ पर शिप्स और ये सब आती हैं, उनसे कनेक्ट करके कार्गो का मूवमेंट ईजिली कर पाएँ, रॉ मटेरियल्स का मूवमेंट ईजी कर पाएँ। तो इसी तरीके से रेलवेज़ को लिंक करने के लिए, मतलब रेलवेज़ को यूज़ किया गया लिंक करने के लिए एग्रीकल्चर रीजन्स को पोर्ट से, ताकि सीधे वहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुँचे जल्दी, और उससे वो एक्सपोर्ट करके बेनिफिट कमा सकें। ठीक, कैपिटल आता था फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंडन। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कैपिटल, वहाँ पर कंपनी लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी कि इस कंपनी के लोग देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेड हो रहा है। जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जब उसका सेटअप हुआ तो उसका पर्पस था ट्रेड करना, तो उसको ट्रेड करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। उन पैसों के लिए गवर्नमेंट ब्रिटेन ने क्या किया कि इस कंपनी को सेटअप किया और वहाँ के लोगों से इन्वेस्ट करवाया कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, ये कंपनी दूसरी जगह जाके ट्रेड करेगी, उससे जो भी प्रॉफिट्स और बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू योर शेयर यू विल गेट दोज शेयर्स एंड प्रॉफिट। तो सेम पर्पस था। तो कैपिटल फ्लोड फ्रॉम लंदन, तो लंदन से, क्योंकि वहीं पे हेडक्वार्टर्स है, वहीं पे मेन था, वहाँ से पैसा आता था, यहाँ इन्वेस्ट होता था नई चीज़ों के लिए, और जब बेनिफिट होता था वो जाके डिविडेंड सबको वापस कर दिया जाता था कि आपने 100 रुपीज़ लगाए, अब आपका ये 150 हो गया, फिर और अब आप और लगाइए तो आपको और बेनिफिट ऐसे मिलता रहेगा। ठीक, देन साथ ही साथ डिमांड जहाँ लेबर की होगी तो लोग भी माइग्रेट करने लगेंगे। लोगों को सुनने में आएगा कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, लेट्स मूव टू अ न्यू प्लेस जहाँ पर हम लोगों को पेमेंट भी अच्छी मिलेगी, रहने का तरीका भी अच्छा होगा, तो हम लोगों की जो एक लाइफस्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से नियरली 50 मिलियन पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन पीपल लोग माइग्रेट करते हैं। 50 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 50 मिलियन का मतलब हो गया 50 करोड़, सॉरी 5 करोड़, 50 करोड़ नहीं 5 करोड़ हो जाएगा। 5 मिलियन 10 लाख होता है, 50 मिलियन आपका 5 करोड़ लोग हो जाएगा। तो सोचिए 5 करोड़ पीपल
माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम पर ये पॉपुलेशन बहुत थी, ठीक है, 19th सेंचुरी में। यहाँ पर लिखा है एमिग्रेटेड। एक आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है ये दोनों एक ही पर्सन, जैसे मान लेते हैं अपनी बात मैं करता हूँ, मैं आदित्य सर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आदित्य सर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो दूसरी जगह एंट्री ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंट्री ले रहे हैं। तो वो वहाँ पर इमिग्रेशन कर रहे हैं। और ये घूमने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रहने के लिए, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। मान लेते हैं कि हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम यूएस जा रहे हैं या किसी अच्छी और कंट्री में जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम इमिग्रेशन कर रहे हैं। और जहाँ से हम जा रहे हैं अपनी कंट्री से, इंडिया से, वहाँ से हम क्या करेंगे? एमिग्रेशन। तो इसको आप इससे रिलेट किया करो। एमिग्रेशन जो ई होता है इसका मतलब हो गया एग्जिट, है ना। तो मतलब अगर मैं इंडिया से स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, इंडिया से यूएस जा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात अच्छी कंट्रीज जाऊँगा, तभी तो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। हाँ, तो आप जो है जब एमिग्रेट करूँगा, मैं एमिग्रेशन करूँगा, तो मैं इंडिया से एमिग्रेशन करूँगा और मैं यूएस में या फिर स्विट्ज़रलैंड में इमिग्रेशन करूँगा, ठीक है। वहाँ जाऊँगा और यहाँ से जा रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। देन ये आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या होता है? बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चर इकॉनमी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स चेंजेस वहाँ पे आ जाते हैं, लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप हो जाता है? एग्रीकल्चर में ये चीज़ होती है कि अब जो प्रोडक्शन होता था वो अब आसपास के एरिया से नहीं होता है, वो अब दूर एरिया से आता है, ठीक है। वो दूर से आता है जिससे ये होगा कि वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो पास का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने बताया ना आपको कि ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉस को क्या किया गया, जब कॉर्न लॉस को हम लोग गवर्नमेंट ने हटाया तो उसका पर्पस सिर्फ यही था कि जो चीप फूड इंपोर्ट्स थे वो बाहर से थे और जो वहाँ के खुद के फूड प्रोडक्शन था वो महंगा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं था कि कोई एक फार्मर ग्रो कर रहा है अपनी छोटी सी लैंड पर, एक फार्मर ग्रो कर रहा है और फिर वो जाकर मार्केट में सेल कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि दूसरे रीजन में बड़ा सा एक प्लांटेशन है, वहाँ पर लेबर बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स वर्क कर रहे हैं और अपना इनपुट दे रहे हैं और उसको मोस्ट प्रोबेबली एक फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है जिससे वहाँ की लैंड भी चीप हो गई, वहाँ के ट्राइबल्स को यूज़ कर लिया गया तो वहाँ का लेबर भी चीप हो गया। देखो पर्पस क्या है बताने का कि ये चीप पड़ रहा था और ये वाला आपका एक्सपेंसिव था। लेकिन अब जब आप देखोगे तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, इस वाले में एक्सप्लॉयटेशन था। क्यों? फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर कर दिया गया, पहली बार ट्राइबल्स को वहाँ से हटा दिया गया, उनके ओरिजिनल प्लेस से, और उनसे बोला गया अब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें हुई। ट्राइबल्स के साथ ही क्या, अफ्रीका में भी, एशिया में भी इन लोगों ने इसी तरीके का काम किया। साथ ही साथ उन लोगों को लो पेमेंट करते थे। लो पेमेंट करेंगे तो उनको और कॉस्ट कम आ जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी उसकी ओवरऑल कम आएगी। देन सिमिलर चीज़ें आप देखते हो यहीं पर पंजाब में भी हुई, वेस्ट पंजाब में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स बनाए। क्यों? ताकि पानी दे सकें। थोड़ा डेजर्ट वाला, थोड़ा सेमी एरिड रीजन था, थोड़ा सूखा वाला रीजन था वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब कौन सा है? जो पाकिस्तान वाला एरिया है। तो वेस्ट पंजाब में वहाँ पर कैनाल्स बनाए। कैनाल्स इसलिए बनाए गए ताकि रिवर से पानी डाइवर्ट करके यहाँ पे इरिगेट कर सके, और जब ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो जाएंगी तो यहीं के लोगों को चीप लेबर की तरह एम्प्लॉय कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों में भी किया गया। तो फूड का जो बात है, तो फूड एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया कि कैसे जैसी चीज़ें फूड में हुई उसी तरीके से सिमिलर चीज़ें अलग अलग
सेक्शन और कैटेगरीज में भी होती रही। किस तरीके से यूरोप ने कॉलोनी बनाई और किस तरीके से ओवरटेक किया दूसरी कंट्रीज़ को। फिर साथ ही साथ क्या होता है, अब क्या होता है कि जब जो ये ब्रिटिश थे, यूरोपियंस थे, इन लोगों ने बहुत दिमाग चलाया। इन लोगों ने देखा कि किस जगह पर कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल लैंड है, उस जगह पर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया। अगर देखें इंडिया की बात करें तो इंडिया में मान लो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर स्पाइसेस हो गए, यहाँ पर कॉटन हो गया, इन सब का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करते हैं। अफ्रीका में उनका किसी और क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है, वहाँ पर उसकी खेती करते हैं, वहाँ पर उसके प्रोडक्शन करते हैं। तो इन लोगों ने स्पेशलाइज्ड कर दिया रीजन को कि इस रीजन में ये वाला क्रॉप ग्रो होगा, इस रीजन में ये वाला क्रॉप ग्रो होगा। तो उससे क्या होगा कि सारी लैंड को एक जगह इकट्ठा करके उसमें मल्टीपल क्रॉप्स के बजाय क्या होगा, एक सिंगल क्रॉप ग्रो हो जाएगा, जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाएगी, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो बेनिफिट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा इनको प्रॉफिटेबल लगा। तो सब उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया। आपको ये समझना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए किया, कोई दूसरे किसी रीजन का बेनिफिट के लिए नहीं कि किसी और रीजन के ऊपर बेनिफिट दे रहे हों। वो लोग सबको एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बाद कौन सा है, ठीक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया इसमें, आप देखोगे रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारा काम आसान करती हैं। टेलीग्राफ से क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी तो उससे पहुंच गई, तो वो तुरंत चला गया, वो जल्दी पहुंच जाता है एज़ कम्पेयर टू किसी पर्सन के पहुंचने से। रेलवेज़ ने क्या किया, मटेरियल को इंटीरियर एरियाज से रॉ मटेरियल्स को सोर्स करना था, उनको पोर्ट्स तक लाना था। तो रेलवेज़ में कई सारे बोगीज़ अटैच कर दी गई और उनमें रॉ मटेरियल्स को फिल करके एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट तक पहुंचा दिया गया, जिससे काम आसान हो गया कि बहुत सारा सामान एक बार में ही जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया, इसमें आगे देखते हैं। और साथ ही साथ कॉलोनाइजेशन ने क्या किया, कॉलोनाइजेशन ने क्या ये किया कि मैंने आपको बताया जैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंपनी में किसी और उससे, कि लंदन से पैसा आया कि आपको कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ाना है, तो कंपनी नए नए तरीके ढूंढेगी क्योंकि दे आर गेटिंग सम मनी। तो उनको जब पैसा मिल रहा है तो उनके पास इनोवेशन के भी कई सारे तरीके होंगे। आप वैसे एक चीज़ को देख भी सकते हो, व्हेन यू गेट मनी तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से करना चाहोगे। अभी जब आपको कोई काम फ्री में करवाया जाए तो आप सोचोगे कि अरे ठीक है मुझसे करवाया गया, मुझे ऐसे ही कर देना है। बट इफ़ आई गिव यू मनी कि बेटा ये काम आप इस कर दो एंड आई विल गिव यू 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, जो भी काम होगा उसके अकॉर्डिंग, तो आप अपना बेस्ट देना चाहोगे। मैं अगर अमाउंट और बढ़ा दूँ तो आप और ज़्यादा बेस्ट देना चाहोगे कि परफेक्ट किस तरीके से करूँ कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही काम मिले। तो इसका भी पर्पज़ यहाँ पर यही था कि जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का जो बैकएंड में काम हुआ था वो हुआ था कॉलोनाइजेशन की वजह से। कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स, लार्जर शिप्स, क्योंकि अब उनको पता था पैसा आ रहा है तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी है और टाइम भी है। तो इसी वजह से नई शिप्स बनाई जाएंगी, नया वैगन्स और स्टीम इंजन्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक साथ ही साथ पहले क्या होता था, जब मीट का ट्रेड होता था तो कैटल्स को या फिर एनिमल्स को शिप के थ्रू, ये लोग शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे एक रीजन से दूसरे रीजन। अब बाय सी जाते थे तो क्या होता था, लंबा टाइम था, बहुत ज़्यादा दिन लगते थे, तो बीच रास्ते में ही कई बार एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, वो सिक हो जाते थे या उनको मारना पड़ता था। तो इससे लॉस होता था कि अगर 100 एनिमल्स को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ पहुँचे सिर्फ 50, तो इससे लॉस होता था। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से रेफ्रिजरेशन है ना, रेफ्रिजरेशन का इन्वेंशन हुआ। तो शिप्स को जब रेफ्रिजरेट किया गया तो इन लोगों का काम और आसान हो गया। अब ये लोग क्या करते थे, जहाँ से एनिमल का मीट जाना होता था, मान लेते हैं अमेरिका से यूरोप जाना है आपका मीट, तो अमेरिका में अब कैटल को नहीं भेजेंगे लाइव, अब लाइव स्टॉक को नहीं भेजेंगे, अब उसको वहीं अमेरिका में मीट को सोर्स करेंगे
उसकी मीट को क्या कहते हैं सारा फ्रोज करेंगे और उसको शिप कर देंगे फ्रिज शिप में, रेफ्रिजरेटर शिप में, और वो चीज़ ब्रिटेन में जाकर सेल कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता था इन लोगों का कि एक तो पहली बात, जो जानवर है जिसको कैटल है उसको जिसको मारा गया है उसने स्पेस कम ली, क्योंकि उसका जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हटा दिया जाता था सॉरी, जो अनवांटेड चीज़ें होती थी उसको हटा दिया जाता था। ठीक, तो उनको सिर्फ जो एडिबल पार्ट ऑफ मीट या फिर जो यूज़फुल पार्ट था उसको काट के प्रिजर्व करके रेफ्रिजरेट करके शिप में लोड कर दिया गया, तो जगह भी कम ली और साथ ही साथ वो ख़राब भी नहीं हुआ। अगर 100 टन भेजा गया तो वो 100 का 100 टन ही ब्रिटेन में भी पहुंच गया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लाइफ स्टॉक में पहले डेथ हो जाती थी उनका प्रॉफिट कम होता था, इन लोगों ने इस तरीके का टेक्निक निकाल ली। तो आप देखोगे कि कॉलोनाइजेशन की वजह से कई सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक, साथ ही साथ क्या हुआ कि जब ये चीज़ हो गई तो अब मीट का कॉस्ट भी कम हो गया। जब मीट का कॉस्ट कम हो जाएगा तो जो गरीब लोग हैं, यूरोप में पुअर लोग हैं, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड मीट और दे कैन ऑल्सो अफोर्ड हेल्दी डाइट उनके अकॉर्डिंग। तो अब जब मीट का कॉस्ट कम होगा तो वो लोग भी खरीद सकेंगे, तो और उनकी डाइट भी अच्छी होगी। तो जब उनकी डाइट अच्छी होगी तो वो लोग भी हेल्दी होंगे और वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से कैसे कॉलोनाइजेशन ने, इम्पीरियलिज्म ने जो बाहर कंट्रीज़ में काम करके अपने खुद के घर पे बेनिफिट कमाया, कि बाहर वालों को एक्सप्लॉइट किया और अपने बेनिफिट के लिए अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को प्रमोट किया अच्छे काम इन्वेंशन करने के लिए, चीज़ों को डेवलप करने के लिए और उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पार्ट 3 अगले पार्ट में करेंगे। ये आपका यहाँ तक पार्ट ख़त्म। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।